हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस अप्रैल 2025 में स्ट्रेट लाइन और सर्कल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। पहले बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि डी ई एफ बच्चों इन तीनों साइड्स के ऊपर कोई पॉइंट है, यानी कि डी किसके ऊपर है, मान लो बीसी पे कोई कहीं पे भी पॉइंट है, मान लो डी है, यहाँ पे कोई पॉइंट ई है, यहाँ पे कोई पॉइंट एफ है, और आप है ना ऐसा चाहते हो कि ये जो पैरेललोग्राम बनेगा ए एफ डी और ई, ये कोई ऐसा मान लो पैरेललोग्राम बनता है और आप इस पैरेललोग्राम के एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है ना साइड्स के ऊपर, ये इन तीनों साइड से क्या हो बच्चों, मिड पॉइंट हो। देखो मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रहे ये कि क्यों होता है ऐसा। मान लेता हूँ मैं एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ए बी सी तो ट्रायंगल है ही, डी पॉइंट मैं यहाँ लेके दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ मान लो मैंने डी पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। अब मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है ए एफ डी और ई को, तो फिर यानी कि मैं एक साइड तो जो है ये ऐसे पैरेलल ड्रॉ करूंगा, एसी के पैरेलल होगी ना एक साइड, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, मान लो एफ हो जाता है ना, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बच्चों इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे मान लो वो पॉइंट ई हो गया, तो ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल होगी, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। लेकिन अब एक बात देखना, आप इस डी पॉइंट को सी के जितना करीब लेके जाओगे ना, मैं एक डायग्राम आपको और बना के दिखाता हूँ। देखो मैं कहता हूँ इस पॉइंट को आप जितना इस सी के करीब लेके जाओगे तो पैरेललोग्राम बच्चों उतना ही छोटा होता जाएगा, है ना, उसका एरिया क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। इसी तरह से चाहे आप लेफ्ट साइड के अंदर बना के देख लो, जितना इसके पास लेके जाओगे बच्चों, जितना इसके पास लेके जाओगे तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, देखो उतना ही छोटा हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम छोटा होता जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस पैरेललोग्राम का एरिया मैक्सिमम पता है कब बनेगा, जब ये डी पॉइंट बिल्कुल क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये बात तो आपको पता ही है कि अगर ये तीनों बच्चों मिड पॉइंट होते हैं ट्रायंगल की साइड के, तो ये जो चार ट्रायंगल बनाई है मैंने, इन चारों का एरिया क्या होता है, इक्वल। तो मान लो आपको फर्स्ट और सेकंड का दोनों का निकालना है, तो आप पूरी ट्रायंगल का निकाल के उसका हाफ कर देना, है ना। ये वाला एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो पूरी ट्रायंगल का एरिया का क्या कर दो, हाफ कर दो, क्योंकि इसके अंदर दो ट्रायंगल आ रही है और पूरी ट्रायंगल के अंदर कितनी ट्रायंगल आती है बच्चों, चार ट्रायंगल आती है। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपसे कहा गया ए बी सी, ये तीन वर्टिसेस एक ट्रायंगल के, लिख देते हैं हम। ए के कोऑर्डिनेट है 4, -2, ये है बच्चों 1, 1, और सी है 9, -3। फिर आपसे बोला गया है द मैक्सिमम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए एफ डी ई फॉर्म्ड विद द वर्टिसेस डी ई एफ ऑन द साइड्स बी सी। डी कहाँ पे है, बी सी के ऊपर है, और फिर ई कहाँ पे है बच्चों, ई है फिर सी ए के ऊपर, यहाँ पे ई ले लेते हैं और यहाँ पे एफ ले लेते हैं। और अभी हमने देखा था कि इस पैरेललोग्राम का एरिया, जो ये पैरेललोग्राम बनी है ए एफ डी ई, इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जब ये डी ई एफ क्या होते हैं, मिड पॉइंट। और आपको इस पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बताओ आप मेरे को, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई, वो पूरी ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा, हाफ होगा ना। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप निकाल दो बच्चों और उसका क्या कर देना, लास्ट में हाफ कर देना। अब मेरा काम क्या है बच्चों, एरिया निकालना। ट्रायंगल का एरिया तो आपको निकालना आता है, ये जब तीनों वर्टिसेस दे रखे हो ना, डिटरमिनेंट मेथड लगा दूं। पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखो, फर्स्ट वर्टेक्स, फिर सेकंड वर्टेक्स लिखो, फिर थर्ड वर्टेक्स लिखो, और बच्चों फिर क्या कर दो, 1, 1, 1, और इस डिटरमिनेंट को आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो कितना होगा, 4 × 1 + 4 यानी 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 9 यानी कि -8 हो जाएगा, और +1 -3 -9 यानी कि -12 हो जाएंगे। तो बच्चों ये कितना हो गया, 16 -16 -12, तो ये तो कितना हो गया, 12/2 6 हो गया। लेकिन 6 अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर तो क्या है बच्चों, 6/2 हाफ होगा ना, तो 3 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, डायग्राम बनाते जाओ, क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन दिस, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये लाइन लिख लो आप, x + by = -c, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो, है ना, प्लस by/-c = 1, यहाँ पे 1 बना दिया करो। तो इस y का कोफिशिएंट ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों, 1, तो ये क्या हो जाएगा, -c/b। ये अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। मैं इसका रफ डायग्राम जस्ट बना रहा हूँ, ये होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना है बताओ, -c, है ना ये, और y इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, -c/b। तो इस ट्रायंगल का एरिया, जो ये ट्रायंगल बनाती है किसके साथ, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो दे रखा है आपको 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो अपना एरिया होता क्या है बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दे रखा है अपने को, 48। और एरिया हम कैसे निकालते बताओ, हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, ये क्या है बच्चों 48 है। तो बस ये क्या आ गया अपना सी स्क्वेयर इक्वल टू 48 टू 96 बी, यहाँ से लिख दूं मैं सी स्क्वेयर इक्वल टू 96 बी। अब देखो बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए और क्या कंडीशन दे रखी है, और ये दे रखा है इफ द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एल, इस लाइन का नाम क्या है बच्चों एल, ये कहता है इस एल लाइन के ऊपर है ना, मैं इसको एरिया को हटा देता हूँ एक बार। अब इस एल लाइन के ऊपर कहता है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ओरिजिन से, ये लो हमने कर दिया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये विद द पॉजिटिव एक्सिस। ये जो परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये कहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, मान लो 45 बनाता है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, 45 का एंगल बनाता है। तो पी स्क्र प्लस सी स्क्र बताओ, कहने का मतलब आपको पी और सी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक रिलेशन तो ये रहा, दूसरा रिलेशन आप बताओ मेरे को कहाँ से आएगा। एक बात बताओ, क्या इस वाले लाइन का स्लोप बता सकते हो, ये क्या है मान लो ओ और ये क्या है बच्चों पी, स्लोप ऑफ ओपी बताना। ओपी का स्लोप क्या होता है बच्चों बताओ, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो tan 45 यानी कि 1। और एल लाइन का स्लोप क्या है बताओ, स्लोप ऑफ लाइन एल, लाइन तो दे रखे है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है जब इक्वेशन दे रखी होती है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब आप मेरे को ये बता दो, ये एल लाइन और ओपी लाइन आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए बोलो, -1 होनी चाहिए। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आसानी से 1 आ गई है ना, बी कितना आ गया बच्चों 1। तो बी 1 आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन से सी स्क्वेयर कितना आ गया 96 इंटू 1 यानी कि 96, और आंसर कितना है सी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर यानी कि 96 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 97 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, सारे के सारे हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। उसके बाद आ जाओ बच्चों, अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो के बताओ, इक्वल रूट्स के लिए बच्चों अपने को क्या करना होता है, डी को 0 पुट करना होता है। तो बस यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं कि वो ना इसकी भी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे बच्चों, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको तो साइड में ले जाओ एक बार है ना, और फिर इसको इधर लाके माइनस कर दो, तो ये पूरा तो सी हो गया ना। डी निकालोगे बी स्क्र माइनस 4ac, के की वैल्यू बिल्कुल आसानी से आ जाएगी 40। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस इक्वेशन के कहता है इक्वल रूट्स है, तो इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो के तो हमने निकाल ही दिया, कितना आया 14। अब तो आपको इसकी पॉइंट की डिस्टेंस देखो, के अगर 14 है तो ये कितना हो गया 14,7, इस 14,7 की बच्चों आपको डिस्टेंस निकालनी है इस वाली लाइन से। तो बताओ एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो लाइन से तो कोई मुश्किल थोड़े होता है, ये क्वेश्चन डी निकालना है अपने को। पॉइंट को पुट करो, 3 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5 और डिवाइड बाय क्या होता है बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया बताओ 42 प्लस 28 प्लस 5 डिवाइड बाय 5, ये 70 75, 75 को बच्चों 5 से डिवाइड कर दो, 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑर्थो सेंटर के बारे में बच्चों आपको पता ही है, ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, पहले तो ऑर्थो सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको पता है क्वेश्चन आते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों, एक ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर मान लो, दो ऑल्टीट्यूड है ना, ऑल्टीट्यूड जो अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है, एक मान लो यहाँ से ड्रॉ कर दो, एक मान लेते हैं यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो इन तीनों ऑल्टीट्यूड का जो बच्चों पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है ना, जहाँ पे ये तीनों ऑल्टीट्यूड आके मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं, इन जनरल इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, मान लो मैं तीनों वर्टेक्स आपको दे दूं, ठीक है, ये वर्टिसेस और ऑर्थो सेंटर पूछूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन तीन में से किन्हीं दो ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी है ना। ये जैसे एडी की मान लो आप निकालना चाहते हो, तो पासिंग पॉइंट तो ए दे रखा है आपको, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, बीसी का स्लोप निकल जाएगा, और ये बीसी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके एडी का स्लोप आ जाएगा और फिर इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे एडी की इक्वेशन निकाल लो, ऐसे एक और की निकाल लो, बीई की निकाल लो मान लो, और इन दोनों को आपस में सोल्व कर लो, वो क्या आ जाएगा बच्चों आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके दो स्पेशल केस होते हैं ना, एक तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल के अंदर तो बच्चों ऑर्थो सेंटर हो, सेंट्रोइड हो, और चाहे इन सेंटर हो चाहे सर्कम सेंटर हो, सारे एक जैसे ही होते हैं ना। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वही बच्चों क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है, और जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है बच्चों, वो इसका क्या होता है सर्कम सेंटर होता है, पता है ना आपको ये दोनों प्रॉपर्टी। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो तो इस ट्रायंगल का क्या होता है सर्कम सेंटर, और जो राइट एंगल वर्टेक्स होता है वो क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन राइट ट्रायंगल के पूछे जाते हैं पेपर में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव करो कि ये दो लाइन बच्चों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में क्या है इन दोनों के स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का निकाल लो, एक दूसरे की क्या है देखो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल,
यानी कि इनकी प्रोडक्ट कितनी दिख रही है आपको -1, तो ये दो लाइन क्या होगी आपस में परपेंडिकुलर है ना। अच्छा परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं ये मीट तो करेगी ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, वो भी मैंने दोनों को आपस में सोल्व करके दिखा दिया। कितना आ गया बच्चों 1,2। ये सारी कैलकुलेशन मैं पहले इसलिए करता हूँ ताकि एक तो जब क्वेश्चन में आप चीज़ें पढ़ो स्टेटमेंट, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको ये लगे, आपका दिमाग ये कहेगा कि हमने ये पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं है ना, और फिर हमारा कैलकुलेशन में बच्चों टाइम बच जाए, इसलिए मैं पहले ये कैलकुलेशन करके आपके लिए रख देता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कहता है लेट द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। आपको एक ट्रायंगल की बच्चों तीनों की तीनों साइड दे रखी है, तीनों साइड दे ही रखी है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक साइड को मान लो बच्चों 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक है 7x प्लस 4y इक्वल टू 15, और एक है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5। और आपको क्लियर दिख रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये 90 होगा है ना। तो अगर आपको मैं कहूँ कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बताओ, तो आपको ज़्यादा जो है ना करने की कुछ जरूरत नहीं है, यही पॉइंट क्या है बच्चों इसका ऑर्थो सेंटर है, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। और इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला था ना 1,2 आया था, ठीक है। तो ये 1,2 बच्चों इस ट्रायंगल का क्या है, ऑर्थो सेंटर है। समझ गए आप मेरी बात। अब आगे आ जाओ, देन द डिस्टेंस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर, मतलब कि ऑर्थो सेंटर क्या आया बताओ, मान लो ए है ना, तो इस ए की डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज थ्री लाइन। मतलब ये कहता है एक ऑर्थो सेंटर तो आपने निकाल दिया, अब इस ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस निकालो एक नई ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर से। नई ट्रायंगल कौन सी है, जो इन तीनों लाइन से मिलके बनती है। और ये तो बच्चों आपको पता ही है एक राइट ट्रायंगल बनेगी हमेशा। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0, और ये बच्चों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये ट्रायंगल तो हमेशा क्या बनती है 90 डिग्री की, तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा बताओ, फिर ये पॉइंट होगा ना क्यू 0 0, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों इसका ऑर्थो सेंटर। तो अब आपसे पता है क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आंसर क्या है आपका, कि इन पी और क्यू पॉइंट के बीच की, यानी कि जो ए पॉइंट है पहली ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, और जो क्यू पॉइंट है दूसरी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, इन दोनों की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये कितनी आ गई √5। तो बिल्कुल आसान है, दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, राइट ट्रायंगल है, उनका ऑर्थो सेंटर हमारे को डायरेक्ट पता है। जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री बनता है, उस वर्टेक्स को बच्चों क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें क्या कहा गया है, एबीसी एक ट्रायंगल है सच दैट इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए सी। तो मैं बता देता हूँ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ना, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम सही से बना दिया तो मोर देन 50% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है, ये समझ लो। ए बी की इक्वेशन लिख दो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और इसकी इक्वेशन लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 2। अच्छा ये इक्वेशन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लिया करो ना, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। देखो कई बार ऑब्जर्वेशन से आ जाता है, जैसे दोनों का सम 2 है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 3 माइनस 1 2 यस कर रहा है, तो इसका मतलब 1 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो इन दोनों लाइन के। हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। एंड पॉइंट्स बी एंड सी लाई ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये जो बी और सी दोनों के दोनों पॉइंट है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, मतलब ये वाली जो लाइन है ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है। एक बात बताओ मेरे को, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या है 0, और इसका भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0 है ना, आप मानते हो। अब क्या आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या बच्चों, बी पॉइंट का क्या आप एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो मेरे को। एक बात बताओ, बी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, बी पॉइंट आप सोच के देखो ना डायग्राम से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किसका, एक तो ए बी का, और एक बच्चों किसका बी सी का। तो मतलब कि ए बी लाइन की इक्वेशन को भी तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि बी पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर भी तो लाई करता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो ए बी की इक्वेशन है ना, उसके अंदर बच्चों आप y को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो x क्या आ जाएगा आपका बच्चों -2 आ जाएगा। समझ गए अब मेरी बात। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका -2,0 आ गया। ऐसे ही सी पॉइंट अगर निकालना चाहते हो तो सी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ए सी के ऊपर, तो इसके अंदर आप y को क्या डाल दो 0, तो x कितना आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट क्या आ गया 2,0 है ना। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस निकाल के दिखा दिए। तीनों वर्टिसेस आगे, p क्या है बच्चों इसका ऑर्थो सेंटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो पी बी सी का, मतलब p कहीं बच्चों ऑर्थो सेंटर है तो आपको पी बी सी का एरिया बताना है। एक बात आप सोच के देखो, अगर आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए फिर तो आप इस ट्रायंगल का बच्चों एरिया बता ही दोगे ना, है ना, इस ट्रायंगल का एरिया बता ही दोगे। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, उसके लिए बच्चों ये जरूरी है कि या तो ये ट्रायंगल, क्या पता ये ए बी सी राइट ट्रायंगल बनती हो, चेक करें एक बार। देखो इसका स्लोप कितना है बताओ, इसका स्लोप
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और इसका स्लोप कितना है बच्चों, इसको m1 बोल दो, इसको m2, इसका है -1, इसका स्लोप और निकाल लो एक बार। पीसी का स्लोप और चेक कर लेता हूँ मैं, क्या है देखना, जीरो, ऊपर तो जीरो आएगा और नीचे क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा, यानी कि जीरो आ गया। तो किन्हीं भी दो स्लोप की प्रोडक्ट बच्चों -1 नहीं हो रही, इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं है, समझ गए। तो फिर हमारे को अपने बेसिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा कि ऑर्थोसेंटर का बेसिक्स क्या होता है बताओ। किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड की क्या निकालो बच्चों, इक्वेशन। एक मैं इसकी इक्वेशन निकाल देता हूँ, मान लो AD, और एक मैं बच्चों इसकी PE की निकाल दूंगा। समझ गए मेरी बात आप, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, फॉर AD, मैं AD की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ। पासिंग पॉइंट तो मेरे पास है ही, पासिंग पॉइंट तो क्या है बच्चों, A है ना, A से पास होता है ये। इसका स्लोप क्या होगा, बस आप मेरे को स्लोप बता दो। देखो PC का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ PC वो है 0, तो बच्चों स्लोप ऑफ AD क्या होगा फिर, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब कि जीरो को ऐसे लिख लिया करो आप, 0/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 को 1/0 ही रहने दो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ AD फिर क्या होगी बताओ, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, माइनस ऑफ x माइनस वन, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1। समझ गए आप मेरी बात। AD की इक्वेशन निकाल दी मैंने, क्या, x इक्वल टू 1। अब ऐसे PE की इक्वेशन निकाल लूँ, PE की इक्वेशन है ना, पासिंग पॉइंट क्या है बताओ, PE कहाँ से पास होता है, P पॉइंट से तो पास हो ही रहा है। अब आप स्लोप निकालो, किसका स्लोप निकालो बच्चों, किसका, AC का, AC का स्लोप बोलो कितना, -1। AC का स्लोप अगर -1 है तो PE का स्लोप कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए बच्चों, -1, ठीक है। तो बस इक्वेशन निकाल दो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चों क्या आ गई है बताओ, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और +2 इक्वल टू क्या आ गई, 0 आ गई ना। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, PE की, और ये किसकी इक्वेशन है, AD की। इन दोनों को आपस में सोल्व कर लो, वही तो क्या है बच्चों, P है ना, ये वही तो क्या है, P ऑर्थो सेंटर है। तो इसके अंदर x को क्या डालो, 1, x को 1 डाल के और y निकाल लो, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो यानी कि ऑर्थो सेंटर कितना आ गया बताओ, 1,3। अब आप मेरी बात समझ गए, कितनी आसानी से देखो मैंने ऑर्थो सेंटर निकाल के दिखा दिया, बस ऑर्थो सेंटर आ गया, अब तो ये क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ऑर्थो सेंटर आ गया बच्चों, अब तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। P के कोऑर्डिनेट कितने आए देखो, 1,3, P के कितने थे, -2,0, C के कितने थे, 2,0, 1 1 1, और बाहर क्या लगा दो बच्चों, 1/2, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्या आएगा बताओ, 1 इंटू, और ये क्या आ जाएगा 0, फिर -3, और ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, -2 और +1 इंटू 0। तो ये आ गया बच्चों -4 इंटू -3, 12, 12/2 यानी कि 6। 6 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना जरूरी भी नहीं था ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। एक बात बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस है और ये इसके ऊपर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ये हाइट कितनी है बोलो, ये हाइट कितनी है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, तो ये हाइट कितनी है 3, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, -2,0 और 2,0 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 4। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 3 जा 12, 12 का हाफ कर दो कितना, 6। तो वो डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने आपको बेसिक तरीके से निकाल के दिखा दिया। अब बच्चों सेम क्वेश्चन देखो, ऐसा ये है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज थ्री लाइंस इज गिवन टू बी 3, -1। आपको ऑर्थो सेंटर दे रखा है और आपको m माइनस सी, मतलब कि m और c की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। मैं डायग्राम बना के अभी आपको समझा देता हूँ कि ऑर्थो सेंटर दे रखा हो तो अगर मान लो दो अननोन हो अपने पास इक्वेशंस में, तो वो कैसे निकालेंगे, कर देंगे। y इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 4x माइनस 8। किसी लाइन की कोई भी इक्वेशन लिख दो, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि मैं ये लिख रहा हूँ, आपका जो मन करे वो लिख लेना, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर क्या है बच्चों इसका, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या, दो ऑल्टीट्यूड डाल देता हूँ मैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना देता हूँ ना, P मान लेते हैं इसको, 3,-1। ये बच्चों क्या हो गया इसका ऑर्थो सेंटर। अब अपने को है ना, अपना टारगेट है किसकी वैल्यू निकालना बच्चों, M और C की। M और C निकलेंगे तभी तो उनका डिफरेंस आ पाएगा। तो आप बताओ M और C की वैल्यू कैसे निकालें। मेरे को एक बात पता है कि इस P के कोऑर्डिनेट तो मैं निकाल ही सकता हूँ, है ना, इन दोनों लाइनों को सोल्व कर लूँ। P क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का और y इक्वल टू 4x माइनस 8 का। तो y को इक्वेट कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू 4x माइनस 8, x कितना आ गया बच्चों 3, x 3 आएगा तो y क्या है 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो P पॉइंट आ गया मेरे पास क्या, 3,4। लिख दूँ इसको 3,4। ऐसे ही बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि ये A पॉइंट भी लिख दो, ए पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है बोलो, इसका और इसका, है ना, ए पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ए पॉइंट को भी लिख दो।
और इसको कैसे लिखे फिर x प्लस वन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें मत लिखो क्योंकि इसमें क्या है ना, फिर सी के अंदर आ जाएगी वैल्यू। आप इसको एक बार ए पॉइंट को छोड़ दो। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, एक एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट कितना है आपका 3, -1। एक बात बताओ बच्चों, इस लाइन का जो स्लोप है और इस लाइन का जो स्लोप है ना, उनकी प्रोडक्ट कितनी है, -1। तो पहले पुट करो आप स्लोप ऑफ किसका, बीपी है ना, बीपी का स्लोप कह लो या पूरी आगे बढ़ा दो, एक ही तो बात है, लाइन तो एक है ना। और इनटू स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। अब आप मेरे को बीपी का स्लोप बता दो। बीपी का स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला बच्चों y2 माइनस माइनस y1 और 3 - 3 ये होगा ना। और इसका स्लोप कितना बच्चों, m। यानी कि देखो मैं ये कह रहा हूँ आपको, इसको एक बार हटा दो। इसका स्लोप क्या है, इस वाली लाइन का स्लोप, ये 3 3,4 आएगा क्या इसका आंसर, देखना एक बार। y को 4 और इसको 3 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको 3 रखोगे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी पॉइंट आ गया 3,4। और ये तो लाइन आ गई आपकी क्या, x इज इक्वल टू 3, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप इसका तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। बीपी का स्लोप क्या होगा बताओ, स्लोप ऑफ बीपी निकालता हूँ मैं एक बार अलग से। क्या होगा बच्चों, 4+1/3 - 3 यानी कि इनफाइनाइट आ गया। स्लोप अगर बच्चों एक लाइन का इनफाइनाइट है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का देखो, इसका स्लोप मान लो इनफाइनाइट है, इसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि AC का जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों, 0। और AC का स्लोप क्या है, m। इसका स्लोप क्या होता है बच्चों, m ही होता है डायरेक्ट, है ना। स्लोप m, तो यानी कि m की वैल्यू तो क्या आ गई इस क्वेश्चन में, 0 आ गई। समझ गए बच्चों इतनी बात, m की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी, क्या आ गई, 0। अब ऐसे ही मैं c और निकाल लूंगा, और c भी क्या आएगा बच्चों इस क्वेश्चन में, 0 ही आएगा। बट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। अब आप है ना, मैंने ये कहा कि दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, एक तो आपने कर दिया है ना। अब किसी भी एक पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट और लिख लो जिसका आपका मन करे। मैं कहता हूँ आप अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को आपस में सोल्व करके लिखो, आप सिर्फ इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। मान लेता हूं मैं कि मैंने x को बच्चों x ही मान लिया। अगर मैं ये कहूँ आपको कि कोऑर्डिनेट मैं निकाल ही लेता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट है ना निकाल ही लेता हूँ इन दोनों को आपस में सोल्व करके। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, y इक्वल टू एक्स प्लस वन और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। इसको आप सोल्व कर लो, तो x प्लस वन किसके इक्वल आ गया बोलो, एम एक्स। अच्छा m तो 0 है, m तो बच्चों 0 है, फिर मैं इसको क्यों लिखूँ, है ना। तो x प्लस वन इक्वल टू लिखूंगा ना जब एम एक्स प्लस सी, और m तो 0 है, तो x की वैल्यू सीधी कितनी आ गई बोलो, c-1। x अगर c-1 है तो y क्या आएगा फिर बताओ, x प्लस वन यानी कि c-1 प्लस वन यानी कि क्या आ जाएगा c। तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, c-1, और y की वैल्यू क्या आ गई c। ये मैंने क्यों निकाला, ये बच्चों एक वर्टेक्स निकालना और इसलिए जरूरी था ना, जैसे मैंने इसका स्लोप और इस सामने वाली लाइन का स्लोप का रिलेशन देखा, इसी तरह से मैं अब देखना अब AP का स्लोप और इस BC का स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। अब आप क्या पुट करोगे बच्चों, अब आप पुट कर दो ऐसे ही, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1। अब बताओ AP का स्लोप कितना है, y2 - y1 यानी कि c माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस c प्लस 1। और ये क्या है बच्चों, c-1 - 3 है ना, c-1 - 3। और BC नीचे वाली लाइन का स्लोप कितना है बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 4 है ना इसका स्लोप, तो ये क्या है बच्चों 4। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी देखो, तो c+1/c-4, और ये ऐसा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4c+4 इक्वल टू -c+4, दोनों तरफ 4 से 4 कट गया, तो 4c माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, तो 5c इक्वल टू 0, तो c कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो c भी 0, m भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसे आपको ऑर्थो सेंटर दे रखा हो और दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, तो यही तरीका होता है कि किन्हीं भी दो वर्टिसेस निकाल के ट्रायंगल के, और फिर इनके स्लोप की प्रोडक्ट आपस में चेक कर लो, -1 होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करके दिखाऊंगा। वहां पे अगर इस लाइन की डिस्टेंस बच्चों ओरिजिन से अगर 1/√2 है तो a² की वैल्यू निकालो, तरीका सीधा ही होता है। ओरिजिन की डिस्टेंस लाइन से निकाल के 1/√2 रख दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देना, लास्ट में बच्चों सिंप्लीफाई करके a² की वैल्यू आ जाएगी ना, कोई मुश्किल बात है नहीं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, देखो अच्छा क्वेश्चन है बट ईजी है। A line passing through the point P a, 0 makes an acute angle alpha with positive x-axis। मैं आपको इसका रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डायग्राम पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
मैं मान लेता हूँ ए को हमें नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये तो पक्का है ना। मान लेता हूँ ये लाइन यहाँ से पास होती है, ठीक है, देखते जाना आप। ये लाइन यहाँ पी पॉइंट से पास होती है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ए कोमा 0, और ये एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो है ना ये अल्फा एंगल बनाती है, ठीक है। ये लो मैंने अल्फा लिख दिया, जैसा गिवन है वैसा लिखते जाओ। लेट दिस लाइन बी रोटेटेड, इस लाइन को रोटेट कर दिया आपने पकड़ के अबाउट द पॉइंट पी, मतलब इसी, देखो ये जैसे आप अपनी नोटबुक पे ऐसे पेन रख लो टेढ़ा, है ना, उस पेन को रोटेट कर दो, मतलब नीचे की तरफ ले आओ। नीचे की तरफ क्यों, देखो लिख रखा है किस एंगल से, अल्फा बाय 2 से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंटी क्लॉकवाइज करना होता तो मैं इस लाइन को ऊपर लेके जाता, बट क्लॉकवाइज है तो मतलब कि नीचे लेके जाऊंगा, है ना, उल्टी डायरेक्शन। मतलब आपने इस लाइन को बच्चों अब ये नई पोजीशन बन गई, है ना, ये नई लाइन बन गई बच्चों, और ये कैसी लाइन है, ओल्ड। और कितने डिग्री से रोटेट किया आपने, अल्फा बाय 2 से, तो मतलब ये वाला एंगल कितना है, अल्फा बाय 2। पूरा अल्फा था तो फिर बच्चों ये भी कितना बन गया, अल्फा बाय 2, है ना, मतलब ये इक्वल हो गए दोनों आपस में एंगल, ठीक है। इफ इन द न्यू पोजीशन, ये जो नई पोजीशन वाली लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2 माइनस रूट 3। बच्चों स्लोप, स्लोप का मतलब क्या, एक बात बताओ आप मेरे को, ये जो नई लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 बना रही है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ऑफ जितना एंगल बनाती है वो जो स्लोप एंगल है ना। और ये स्लोप अपने को क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कितना, 2 माइनस रूट 3। और अब आप जानते हो क्या, 2 माइनस रूट 3 टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू होती है ना बच्चों, 10 15 की वैल्यू। मैं कहता हूँ 10 15 10 22 एंड हाफ, ये तो आपको याद होनी चाहिए। 10 22 एंड हाफ कितना होता है बच्चों, 1 रूट 2 माइनस 1 होता है। और 10 15 आपका क्या होता है, 2 माइनस रूट 3 होता है ना, साइन 15 बाई कोस 15, सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अल्फा बाय 2 कितना आ गया बच्चों, 15 डिग्री, यानी कि अल्फा कितना आ गया, 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू तो निकल गई, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है स्लोप ऑफ द लाइन तो ये मिल गया, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 बाय रूट 2। अब एक बात बताओ बच्चों, किसी भी लाइन की ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो पहले तो उस लाइन की इक्वेशन चाहिए। नाउ इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, न्यू का मतलब ये जो पर्पल वाली लाइन बना रखी है ना मैंने डायग्राम के अंदर, इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं सारा, है ना, ये है न्यू लाइन बच्चों। इक्वेशन निकालने के लिए एक तो क्या चाहिए बच्चों, पासिंग पॉइंट चाहिए। पासिंग पॉइंट तो क्वेश्चन में दे रखा है ए कोमा 0, और एक इसका क्या चाहिए, स्लोप। और स्लोप कितना है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है ना, देखो 2 माइनस रूट 3, इसी लाइन का तो स्लोप है ना, इसी लाइन का स्लोप है। तो बता दो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन होती है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लो 2 माइनस रूट 3 को, और प्लस वाई है इधर ले आओ, और ये क्या हो जाएगा फिर अपना माइनस ऑफ ए इंटू 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। समझ गए, ये मैंने लाइन की बच्चों क्या बना दी, इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है बच्चों, बताओ आप मेरे को, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, वो कितनी है बच्चों, 1 बाय रूट 2। और यही क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, देखो ये रहा, माइनस ए इंटू 2 माइनस रूट 3, यही वाली लाइन है सेम। इसकी ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 बाय रूट 2 हो तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, 4 प्लस 2 रूट 3। तो ए स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 4 प्लस में 2 रूट 3। बस अब तो आंसर लिख दो, आंसर लास्ट में क्या पूछा है देख लो। आंसर है बच्चों ये रहा, 3 ए स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 रूट 3, 3 ए स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फा माइनस में 2 रूट 3, 3 इंटू ए स्क्वायर कितना, 4 प्लस 2 रूट 3। अच्छा अल्फा कितना था, 30, 10 30 कितना होता है बताओ, 1 बाय रूट 3, और 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय 3। 3 से 3 तो कट गया, क्या बच गया सिर्फ 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 4। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मैंने बिल्कुल आसानी से आपको सोल्व करके दिखा दिया। देखो एक तो बच्चों ये तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा तरीका देखो, अल्फा की वैल्यू तो सारे बच्चे निकाल देंगे, अल्फा तो कितना है, 30 डिग्री है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब जो ए की वैल्यू है ना, या ए स्क्वायर की वैल्यू है, उसको निकालने का मैं आपको एक दूसरा तरीका भी समझा देता हूँ। देखो ठीक है, मेथड 2 क्या फाइंड आउट करने का, टू फाइंड ए स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या लगेगी बच्चों पता है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब डायग्राम से आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाई देता हूँ। देखो अभी दिमाग में सारी बातें आपकी एक साथ ना होनी चाहिए, कि ज्योमेट्री का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने वाली बात बता रहा हूँ मैं। देखो ये लाइन कैसी थी आप मेरे को ये बताओ, जो इस पॉइंट से पास होती थी, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाली लाइन थी, है ना, जो अल्फा एंगल बनाती थी। अब एक लाइन को, इस लाइन को आपने रोटेट किया था तो ये बीचों बीच ऐसी चली गई थी ना, तो इसको बच्चों ये क्या थी, अपनी न्यू लाइन थी अल्फा बाय 2 से, तो इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो, है ना। ये लो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आप मेरे को ये बताओ,
ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए कोमा जीरो था, तो आप डायग्राम में ये बता सकते हो कि ए डिस्टेंस कौन सी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की तो ये ए डिस्टेंस होती है, यही तो होती है ना। अच्छा, अब इस लाइन की, लाइन कौन सी, रेड वाली लाइन, इस रेड वाली लाइन की बच्चों ओरिजिन से डिस्टेंस है 1/√2। ओरिजिन से किसी लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हो, ओरिजिन से आप क्या डालोगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे। तो ओरिजिन से इस रेड वाली लाइन के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 1/√2। अब ये जो ट्रायंगल बन रही है ना बच्चों, ये ग्रीन ट्रायंगल, ये ग्रीन ट्रायंगल दिख रही है आपको, मैं इस ट्रायंगल के अंदर बस पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। आप ये बताओ, ये जो एंगल था ये 15 डिग्री हमने निकाला था ना अभी, ना टोटल 30 था, ये 15 हो गया। तो ये अगर 15 है तो क्या ये भी 15 है क्या, समझ गए क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल भाई। ये अगर 15 है तो ये भी कितना होगा 15। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, एक दो लाइनों के बीच के इक्वल होते हैं ना। ये 15 है तो बस अब सारा क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ये एंगल कितना है 15। तो इन ट्रैंगल मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ, और ये मान लो है बच्चों क्या एम, और ये क्या था पी, ओ एम पी। राइट ट्रैंगल में मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो थीटा तो 15 है ना, साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होती है बच्चों, जो आपने थीटा माना है उसके सामने वाली साइड, सामने वाली साइड कितना है बच्चों बताओ, 1/√2। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने, 90 के सामने क्या है बच्चों बताओ, ए। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और साइन 15 की वैल्यू याद है ना, √3 - 1/2√2। तो देखो ऐसे ज्योमेट्री का यूज करके भी आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो ये आ गया 1/a, तो ए क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, इसका रेसिप्रोकल। और इसको अब क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। ये लो नीचे 2 होता है, 2 से 2 तो कट गया, तो ए कितना आ गया √3 + 1। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4 प्लस में 2√3। तो जो ए स्क्वायर की मैंने वहां से आपको वैल्यू निकाल के दिखाई थी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 1/√2 रख के, वो ऐसे भी आ सकती है। दोनों आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए, तभी मैथमेटिक्स में बच्चों आप अच्छे बन सकते हो। ये नहीं है कि वो मेथड सीख लिए तो ये क्यों करे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इस मेथड इस क्वेश्चन में इसको लगाओ, बट कम से कम आपको पता तो लग गया ना कि हाँ इस तरह से डायग्राम बना के भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोलता है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है, डायग्राम से समझ आएगा। बट ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल्स विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या मतलब है इसका, देखो एक डायग्राम बनाओ अपना। एक लाइन ओरिजिन से पास होती है बच्चों और दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो इसका मतलब तो जो ये बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन जाएगी बच्चों, यही है ना, यही वाली लाइन होगी। इस लाइन की इक्वेशन आपको सबको पता है क्या होती है बच्चों, y = x होती है। इक्वल एंगल बनाती है दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब ये जितना एंगल है ये उतना एंगल है, 45 45 है ना, टोटल 90 होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन मेरे को पता लग गया, y = x है, ठीक है, हो गया। इट इंटरसेक्ट्स, इट का मतलब ये वाली लाइन है ना, इसको मैं l बोल देता हूँ। ये जो l लाइन है बच्चों, ये इंटरसेक्ट करती है द लाइन L1 दिस एंड L2 दिस एट पॉइंट A एंड B। एक बात सोचने की है, देखो क्या ये दोनों लाइन आपको ये नजर आ रही है कि पैरेलल है, L1 और L2 पैरेलल है, क्योंकि बच्चों देखना इसमें भी 2xy, इसमें इसका डबल कर रखा है बस 4x2y, लेकिन हालांकि इसका इतना यूज नहीं होगा, बट फिर भी आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है बच्चों, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, कौन कौन सी, मैं वैसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मत सोचना ऐसा क्यों डायग्राम बनाया। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। ये L1 है और ये क्या है बच्चों, L2 है। L1 को किस पे काटती है, ये A पे, और L2 को किस पे बच्चों, ये कट कर रही है P पे, ठीक है। मैंने ये डायग्राम सिर्फ रफ बनाया है, फेयर नहीं है ये, बस काम चल जाएगा अपना। तो ये जो L लाइन है बच्चों, ये जो L ब्लू वाली लाइन है, ये L1 और L2 को A और B पे कट करती है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप है ना इन दोनों के स्लोप भी देख लो। L1 का स्लोप बता दो आप मेरे को, स्लोप, इसका स्लोप कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -2 है। और इसका स्लोप कितना है बच्चों, इसका भी -2 है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, पर पैरेलल लाइन है, -2। अच्छा इसका स्लोप बता दो, इसका स्लोप कितना है बच्चों 1, y = mx + c। तो तीनों के स्लोप आ गए। फिर ये कहता है ए बी जो डिस्टेंस है ना, वो 9/√2 है। ए बी कौन सी, ये ए और ये बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बच्चों अपने को क्या दे रखी है, ये 9/√2 दे रखी है। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड द, अब इस लाइन को पढ़ो ध्यान से बच्चों, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए, जो ए पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला है कहाँ पे, ऑन द लाइन L2, यानी कि इस नीचे वाली रेड लाइन पे, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बच्चों, इसका नाम क्या है, M है। समझ गए, ये क्वेश्चन में दे रखा है सारा कुछ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ाया। आपसे पूछा क्या है, AM/BM। बच्चों देखना, इस ट्रेंगल की बात करूं मैं, इन ट्रेंगल AMB, राइट ट्रेंगल में, है ना,
ए एम अपॉन बी एम क्या बन रहा है, आप खुद ही बता दो। ए एम अपॉन बी एम, ए एम अपॉन बी एम, अगर बच्चों इस एंगल को मैं एक बार के लिए थीटा मान लूँ, है ना, तो ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। मैंने इस एंगल को क्या मान लिया, टेन थीटा मान लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे टेन थीटा मिल गया कहीं से तो बस मेरा आंसर आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टेन थीटा। अब टेन थीटा आप मेरे को बताओगे कैसे निकालोगे, सोच के देखो, बिल्कुल अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो कि टेन थीटा कैसे निकालोगे। ये एक्स एक्सिस नहीं है, कभी आप सोचो स्लोप है, नहीं। ये आप कभी सोचो कि स्लोप इसका -2 है तो टेन थीटा -2 आ गया, नहीं बच्चों, -2 तो वैसे भी आंसर में नहीं है, ठीक है, वो काम मत कर देना, क्योंकि ये रेड वाली लाइन नीचे वाली एक्स एक्सिस थोड़ा ही है। आप ये बता दो इस डायग्राम को देख के कि थीटा किन दो लाइनों के बीच का एंगल है, बस आप इतना सोचो। ये आप कहोगे सर इस ये एंगल है, एंगल बिटवीन कौन कौन सी लाइन है बताओ, एक तो ये y इज इक्वल टू एक्स मतलब लाइन L, और एक बच्चों कौन सी लाइन है ये L2 है ना, लाइन L एंड L2। तो बताओ इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप 1, और इसका स्लोप बच्चों कितना -2, और दो लाइनों के, दोनों लाइनों का अगर आपको बच्चों स्लोप पता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं पता आपको, क्या होता है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है ना, बस निकल गया टेन थीटा। दोनों के स्लोप बताइए, देखो 1 माइनस -2 और 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये तो आई थिंक 3 आ गया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। देखो डायग्राम बनाने से कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया कि थीटा आपको दिख रहा है बिल्कुल, ये थीटा इस ब्लू वाली लाइन और इस रेड वाली लाइन के बीच का बच्चों क्या है, एंगल है, और दोनों के स्लोप मेरे को पता ही है, स्लोप पता है तो टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये है फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है ना, फैमिली जैसे जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन दिख जाए, कभी एक लेमडा है वहाँ पे कोई पैरामीटर है, लेमडा है, पी है, क्यू है, तो वो आपको पता है दो लाइनों को मिक्स करके लिखा गया है ना। जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, मतलब जो ये लेमडा होता है ना बच्चों, इसको हमें अलग करना होता है। तो पहले आप इसको लाइन को ठीक से लिखो, 3x लेमडा प्लस एक्स प्लस क्या है एक्स, फिर ऐसे ही 7 लेमडा वाई प्लस 2y माइनस 17 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करो ना, बिना लेमडा वाली इक्वेशन इकट्ठी लिखो। देखो इसमें लेमडा नहीं है, इसमें लेमडा नहीं है, प्लस 2y, और इसमें लेमडा नहीं है, इसको अलग लिखो, प्लस बाकी में से लेमडा कॉमन ले लो, क्या बच गया फिर देखो 3x और प्लस 7y और माइनस के 17। बच्चों ये दो लाइन आ गई है ना। अब इन दो लाइनों में ये क्या है बच्चों, L1, और ये क्या है L2, मतलब कि ये कुछ ऐसा है डायग्राम कि ये फैमिली ऑफ लाइन है, बहुत सारी लाइन है ना, और ये इनका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो ये P है, तो P कैसे निकलेगा बच्चों, L1 और L2 को क्या कर लो, सोल्व कर लो, सोल्व कर दे, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। इन दोनों को करना सोल्व, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, माइनस के 17। तो इसको क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, ये कितना आ जाएगा, -y इक्वल टू 32। हालांकि इसको मेरे को लगता नहीं कि इसको जरूरत पड़ेगी अपने को, एक बार देख लेंगे बाद में जरूरत पड़ी तो। अब ये क्या कहता है, वन ऑफ दीज लाइन्स से एल। अब ये कहता है बच्चों देखो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, हजारों लाखों लाइन है जो इस पी पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखो बहुत सारी लाइनें हैं बच्चों जो इस पॉइंट से पास होगी, उनमें से कहता है वन ऑफ दीज लाइन्स जिसका नाम एल है, मतलब कि ये देखो ये एक फैमिली है, और ये जो स्पेशल लाइन है ना बच्चों, ये इस फैमिली का क्या है, एक मेंबर है। जैसे आपके घर में बहुत सारे मेंबर है, उनमें से एक मेंबर का नाम क्या है बच्चों, एल है। ऐसे इस फैमिली के अंदर बहुत सारी लाइन है, इनफाइनेट मैनी लाइन है, उनमें से कहता है एक लाइन है क्या जिसका नाम एल है, वो फारदेस्ट है किससे, ओरिजिन से। बच्चों देखो मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन बच्चों क्या है, वो एल है ना। इस एल लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से बच्चों क्या है, सबसे दूर है। बस आपका जो टारगेट है ना, आप बाकी कुछ मत सोचो, आपका टारगेट है बच्चों टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एल। अगर इक्वेशन ऑफ एल निकल गई ना, फिर बच्चों काम खत्म, है ना। अच्छा पी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अपने को निकालना ही पड़ेगा, मैं निकाल देता हूँ, एक बार देखना मैंने कोई मिस्टेक करी क्या। 3x लेमडा प्लस एक्स प्लस 7 लेमडा वाई प्लस 2y, और ये दोनों इधर आके क्या हो गए, माइनस, है ना। तो ये क्या आ गया, x प्लस 2y माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा 3x और प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0, है ना। मैं इन दोनों को सोल्व कर देता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 5, मैंने 3 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन को सेम लिखो, 3x प्लस 7y इक्वल टू 17, ये भी ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये जो पॉइंट है एक बार आप देखना मैंने इसको सही लिखा है क्या, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बच्चों आगे जरूरत पड़ने वाली है। पासिंग पॉइंट इसका कितना हो गया अपना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं पता है कहाँ गलती कर रहा हूँ, आप समझ गए। ये -17 तो इधर था ना, उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा ये बच्चों, +17 होगा ना। मेरे को ये डाउट था कि इतना बड़ा पॉइंट तो आया नहीं था कभी, ये 17 था तो माइनस करूंगा तो ये क्या आ गया -y, ये क्या आ गया -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y को 2 रखोगे तो x आई थिंक 12 3x इक्वल टू 3x कितना आ जाएगा 1, तो यानी कि ये जो p पॉइंट है ना वो कितना आ गया बच्चों 1,2 आ गया ना, ये जो पॉइंट है बच्चों ये आ गया 1,2। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको इस एल लाइन की क्या निकालनी है बच्चों, इक्वेशन निकालनी है। एक बात बताओ, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है क्या, एक तो पासिंग पॉइंट, वो तो कौन सा है बच्चों पी है ही, और एक क्या चाहिए होता है बच्चों स्लोप। स्लोप अपने को दे नहीं रखा, स्लोप को मैं क्या मान लेता हूँ एक बार एम मान लेता हूँ। तो बता दो इक्वेशन ऑफ, मेरे को टारगेट ही मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकालने का है ना, लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, थोड़ा ठीक करके लिख दो, y माइनस टू इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, तो एम एक्स माइनस ये और प्लस 2 माइनस एम इक्वल टू 0 बच्चों, ये इस एल लाइन की क्या होगी इक्वेशन होगी। बताओ इतनी बात समझ गए। अब अगर हमें एम की वैल्यू मिल गई तो बच्चों अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप मेरे को ये बता दो एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो एल लाइन है ना ये बच्चों ओरिजिन से क्या है फारदेस्ट है, मतलब कि इस एल लाइन की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना बच्चों इस एल लाइन की, इस वाली एल लाइन की वो क्या है इससे दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है, मतलब इस डिस्टेंस को क्या करना है अपने को मैक्सिमाइज करना है। तो एम एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस एम को 0, और ये बच्चों जो डिस्टेंस है मान लो डी है, इसको अपने को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है, फारदेस्ट होनी चाहिए मतलब सबसे दूर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस अब मैं इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करके और अपना क्या निकाल लूंगा एम की वैल्यू निकाल लूंगा। तो बता दो ये जो डी डिस्टेंस है ये कैसे निकालते हो, एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से, एक्स और वाई तो 0 है, प्लस 2 माइनस एम एच इट इज, और नीचे क्या आएगा बच्चों बता दो आप मेरे को, एम स्क्र प्लस 1 आएगा ना। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस इसको 2 माइनस एम ही बोल दो, या आप क्या कर दो इसका स्क्वायर कर दो, है ना, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, फिर ऊपर स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस में 1। ये जो देखो चाहे डी को मैक्सिमाइज कर दो या डी स्क्वायर को कर दो, है ना, उससे आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर आप चाहो तो क्या मान लो एक बार पी मान लो, ठीक है, डिस्टेंस को पी मान लिया हमने। अब पुट कर दो बच्चों, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है आपको या मिनिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव वेरिएबल कौन है एम, किसकी रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों 0, बस डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो। डेरिवेटिव आपको निकालना आता है इसका क्यू बाई वी रूल से, क्वोशिएंट रूल से लगा दो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा 2m माइनस 4 और माइनस एम स्क्र माइनस 4m प्लस 4 सेम, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा 2m, इसको क्या पुट कर दो बस 0, बस डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, न्यूमिनेटर को एक बार चेक कर लो एम स्क्र प्लस 1, और इसमें से देखो 2 कॉमन ले लो, और ये क्या थी इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखना आप 2m इंटू ये आई थिंक m माइनस 2 का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है ना, ये क्या है m माइनस 2 का होल स्क्वायर ही है, ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ ना, ये m माइनस 2 और m माइनस 2 कैंसिल कर दूँ, क्योंकि m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, बच्चों m की वैल्यू 2 होगी तो फिर तो ये डिस्टेंस 0 ही हो जाएगी ना, फारदेस्ट कैसे हो जाएगी फिर, ठीक है। तो 2 इंटू एम स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 2m इंटू एम माइनस 2 आ गया, बोलो इतनी बात समझ गए। 2 से 2 भी काट दो और m के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एम स्क्र माइनस के 2m होगी क्या, एम स्क्र से एम स्क्र भी काट दो, तो बस देखो कितनी आसानी से हमने डेरिवेटिव को 0 पुट करके m की वैल्यू निकाल दी, निकल गई, समझ आ गई बात। एल की m की वैल्यू निकल गई तो बच्चों सो लाइन l जो अपनी थी उसमें m की तो कमी थी, m को तो हमने अज्यूम किया था ना, वो क्या थी बताओ, लाइन l की इक्वेशन क्या थी mx माइनस वाई mx माइनस वाई प्लस 2 माइनस एम इक्वल टू 0। तो एम एक्स एम की वैल्यू पुट कर दो, कितनी एम की वैल्यू माइनस के 1/2, तो -1/2x माइनस वाई प्लस 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो आप चाहो तो, 2 से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गई, बताओ इतनी बात समझ आ गई। मैंने
कोई भी बर्डन नहीं डाला आपके दिमाग में। मैंने सिंपल ये कहा कि पासिंग पॉइंट तो है ही अपने पास, स्लोप नहीं था, स्लोप को मैंने m मान लिया। m की वैल्यू निकालने के लिए इस लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल के जो फंक्शन बनेगा डिस्टेंस फंक्शन, उसको मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, वहां से स्लोप आ गया। अब अपने को डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन l की, कहाँ से, 3,6 से, और उसको d नाम दिया गया है, d² की वैल्यू निकालनी है बस। अब क्या लास्ट कॉन्सेप्ट क्या रह गया बच्चों कि 3,6 पॉइंट से इस l लाइन की डिस्टेंस x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये बोलता है d है, तो d निकाल सकते हैं ना। x को 3 डालो, y को 6 डालो, और नीचे क्या आएगा बताओ, 1 प्लस 4, तो कितना आ गया 15, 10, 10 बाई रूट 5। तो आपको d² की वैल्यू पूछिए, 10 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया बच्चों, 20 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। मैंने ये तो एक तरीका बताया, बिल्कुल बेसिक मेथड, जिसको कोई भी बच्चा समझ सकता है। पहले जिसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं हो वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को समझ सकता है ना। अब बच्चों एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो ये m की वैल्यू मैंने इतनी मेहनत करके निकाली ना, डिस्टेंस फंक्शन निकाला, उसको मैक्सिमाइज किया, ये बिना कुछ किए भी आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए अगर आपने बच्चों फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको ये समझ आ जाएगा बिल्कुल आसानी से ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखो क्या होता है ना, मान लो ये मैंने काफ़ी सारी लाइनें बना रखी है, एक ये ब्लैक वाली लाइन, एक ये ब्लैक वाली लाइन, एक ये रेड वाली लाइन, ये सारी की सारी बच्चों क्या है, इस फैमिली के मेंबर है ना। L1, L2, L, और भी बहुत सारी लाइन आएगी, इनफाइनाइट लाइन आएगी जो इस P पॉइंट से पास होगी। आपको मैं ये कहता हूँ, चाहे ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये जो डायग्राम है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बच्चों निकालनी है जो फारदेस्ट हो, कहाँ से, किसी भी पॉइंट m से। क्वेश्चन में तो ओरिजिन दे रखा था, मैं कहता हूँ ओरिजिन की जगह कुछ और भी दिया होता ना तो भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेथड एक ही रहेगा। आपको देखो, एक इसमें कौन कौन सी लाइनें मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम में, L1, L2, L, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ 3 लाइनें, लेकिन होगी कितनी, इनफाइनेट है ना। डायग्राम के अंदर इनफाइनेट पढ़ा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने 3 लाइनें दिखा दी। आप इन 3 में से वो लाइन सेलेक्ट करना चाहते हो जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन नहीं बल्कि किसी पॉइंट m से जो यहाँ पे है, वो क्या हो बच्चों, सबसे दूर हो, सबसे ज्यादा हो, है ना। तो वो लाइन कौन सी होगी पता है, मेरी बात ध्यान से सुनो ना, लिख लो इसको नोटबुक में। अगर आपको वो लाइन निकालनी है इस फैमिली में से जो इस m पॉइंट से सबसे दूर हो, तो बच्चों वो लाइन पता है सिर्फ एक ही होगी, जो इस pm के क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि p पॉइंट इनका जो पासिंग पॉइंट है, m जो बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इस pm लाइन सेगमेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, ये l वाली लाइन है ना, ये लाइन आपकी रिक्वायर्ड लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी बच्चों, ये रिक्वायर्ड लाइन जो आपसे पूछी गई है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था ना, एल की इक्वेशन निकालो, तो वो एल लाइन यही होती जो एल आपको पूछी गई थी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कहीं पे भी पेपर में ये लिखा जाए कि वो वाली लाइन निकालो जो एक गिवन पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर हो, तो आप पासिंग पॉइंट को पी नाम दिया करो, और जो पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसको एम नाम दे दिया करो। तो वो वाली जो लाइन होगी वो एम पी के क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। अब देखो इसका पासिंग पॉइंट तो अपने को दे ही रखा था पिछले क्वेश्चन में, और एमपी का स्लोप निकल गया तो इस रेड वाली लाइन का स्लोप भी निकल जाएगा, तो इक्वेशन भी आ जाएगी, बस क्वेश्चन खत्म। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों, है ना। मैं इसका आपको प्रूफ बता देता हूँ क्या है। अब ये देखो, मैंने कहा कि इस एमपी के परपेंडिकुलर होगी लाइन, ठीक है। ये आप कहते हो नहीं सर हम इस बात पे विश्वास नहीं करते, हम तो है ना कोई और लाइन देखेंगे। ये लाइन क्या है बच्चों, मान लो L1 है, और ये लाइन क्या है, L2 है, और ये लाइन मान लो क्या थी, L थी। आपने ये कहा कि नहीं, आप कह रहे हो कि ये रेड वाली लाइन रिक्वायर्ड लाइन है। मैं कहता हूँ रेड वाली नहीं है, बल्कि ये वाली लाइन है L2, ये वाली लाइन है ना। तो कोई बात नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो बताओ, इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, तो मतलब कि ये लाइन की डिस्टेंस कितनी है बताओ, L2 की डिस्टेंस इस M पॉइंट से कितनी है, बस आप मेरे को ये बता दो, QM है क्या, ये QM। अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखना जरा, इन राइट ट्रायंगल MQP के अंदर बच्चों ये PM तो क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना। क्यों है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को तो हाइपोटेन्यूज ही बोलोगे, और हाइपोटेन्यूज तो बच्चों सबसे बड़ा होता है, यानी कि MP क्या होगा बच्चों, ग्रेटर होगा किससे, MQ से। समझ गए पहली इक्वेशन। अब एक बच्चे ने कहा कि सर मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो जो ना, चलो L2 को तो आपने शो कर दिया कि L2 तो फारदेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये जो MP डिस्टेंस है, MP बड़ी है, कोई बात नहीं। उसने कहा फिर मैं ना L1 लेके चलूंगा, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, फिर इस M पॉइंट से L1 पे परपेंडिकुलर डाल लो आप, L1 पे क्या डाल लो, परपेंडिकुलर। तो बताओ ये मान लो R है, तो फिर वही इन राइट ट्रायंगल, मैं क्या बोल रहा हूँ, MPR या MRP, इसके अंदर बच्चों ये क्या हो गया, फिर से हाइपोटेन्यूज होगा। तो MP क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर MP हाइपोटेन्यूज है तो MP बच्चों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो आप MR सोच रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना MR से,
अब बताओ आप मेरे को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एम पी क्या होगी, एम क्यू से भी बड़ी है जो आपने परपेंडिकुलर डाला था, एम आर से भी बड़ी है, तो इसका मतलब बच्चों एम पी क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। एमपी जो साइड है वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट। और यही तो आपसे पूछा गया था कि ये जो इसके परपेंडिकुलर साइड होगी ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा दूर होगी, यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर सबसे बड़ा होगा, चाहे वो एम क्यू हो चाहे वो एम आर हो। ठीक है, मैंने डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आगे कहीं पेपर में ओरिजिन की जगह कोई दूसरा पॉइंट भी अगर दे देंगे ना बच्चों, तब भी आपका यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे दोबारा। ये क्वेश्चन क्या था देख लो, ये पी पॉइंट हमने निकाल लिया था 1,2, और इससे पास होने वाली ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी थी एल, जो अपनी क्या थी बच्चों, रिक्वायर्ड लाइन। सारी कहानी पता है किस पे आके अटकी थी, इसके स्लोप पे। मेरे को इसका स्लोप नहीं पता, लेकिन ये लाइन जो है ना, ये रिक्वायर्ड लाइन, ये फारदेस्ट है बच्चों ओरिजिन से, मतलब ये एम पॉइंट अब की बार क्या होगा, ओरिजिन। तो मैं कह रहा हूँ ये जो एल लाइन है ना बच्चों, ये जो एल लाइन है, एल, वो क्या है, परपेंडिकुलर होगी किसके, एम पी के। बस अब आप मेरे को ये बता दो, एमपी का स्लोप तो आपको निकालना आता है ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 - 0/1 - 0, इसका स्लोप कितना है 2। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन एल कितना हो जाएगा फिर, 2 का रेसिप्रोकल कर दो और उसका नेगेटिव कर दो। अब देख लिया आपने कितनी मेहनत करके मैंने वहां से स्लोप -1/2 निकाला था, यहाँ पे मैंने तुरंत आपको बता दिया कि स्लोप इसका -1/2 होगा। स्लोप है ही, पासिंग पॉइंट अपने पास पहले ही था पी। अब क्या निकल जाएगी बताओ, इक्वेशन निकल जाएगी ना, इक्वेशन ऑफ पीएम, पीएम की सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन एल। पीएम क्यों, पीएम से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, अपने को तो एल निकालनी है। एल की इक्वेशन बताओ, y - y1 = m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y - 4 माइनस एक्स प्लस वन, तो x प्लस 2y और -5 = 0। देखो सारी बात किसकी थी बच्चों, स्लोप की। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दिया कि डायग्राम जैसे आप बनाओगे ना, आगे से ये कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा, है ना। तो m की जगह अगर कभी ये ओरिजिन की जगह कोई दूसरा पॉइंट दे दे, 3,5 -3,7, तब भी बच्चों आप ये कॉन्सेप्ट लगा देना, हर बार ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। मैंने आपको प्रूफ बताया है इसका। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन करने से पहले स्ट्रेट लाइन का, फिर उसके बाद सर्कल स्टार्ट करते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो ये ABCD बच्चों स्क्वायर है, तो फिर ये डायगोनल किसी भी साइड के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना होता है, 45 होता है ना बच्चों, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कैसे भाई, ये साइड और ये साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर की तो, और ये कॉमन साइड है, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो CPCT से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। और ये पूरा 90 होता है स्क्वायर के अंदर, और तो फिर क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे एक छोटा सा पूछता हूँ कि अगर किसी लाइन का स्लोप ये है, तो उसका स्लोप एंगल बताओ। स्लोप एंगल का मतलब क्या भाई, मान लो ये लाइन है ना, ये इसके साथ थीटा एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप आपको पता है 1 + √3/1 - √3। तो इस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी भाई। ये अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता कि ये √3 होती, तो आप कह देते थीटा होगा 60। 1/√3 होता स्लोप, तो थीटा कह देते कितना 30। स्लोप 1 होता तो थीटा कह देते 45। लेकिन ये तो कुछ अलग ही है ना, हालांकि ये पता है मेरे को तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। अगर आपको पता करना हो तो लेट कर लो बच्चों, बेसिक मेथड सिखा रहा हूँ आपको, है ना। स्लोप एंगल को आपने क्या मान लिया, मान लो थीटा मान लिया, तो फिर ये जो स्लोप होता है ये टेन थीटा की वैल्यू होती होगी। तो टेन थीटा आपको क्या दे रखा है, 1 + √3/1 - √3, है ना। अब यहाँ से आपको थीटा निकालना है, निकाल दूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा माइनस √3 टेन थीटा और इक्वल टू 1 + √3, है ना। रूट वाली टर्म को एक तरफ कर दूं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा -1, और रूट वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो बच्चों, 1 प्लस में टेन थीटा। तो ऐसा करो ना, इसमें से माइनस कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर दो, तो ये 1 - टेन थीटा अपॉन 1 + टेन थीटा इक्वल टू -√3 हो गया। और -√3 को टेंजेंट -60 लिख दूं, 10 - 60 की वैल्यू ये होती है ना। और ये एक फॉर्मूला होता है ना, 1 - 10/1 + 10, आप समझते हो किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट 45 माइनस थीटा का होता है, π/4 माइनस थीटा का, है ना। और ये क्या आ गया, टेंजेंट -60। दोनों तरफ टेंजेंट से टेंजेंट बच्चों हटा दो, तो थीटा कितना दिख रहा है आपको यहाँ से, 105 डिग्री दिख रहा है क्या। तो बच्चों स्लोप एंगल निकालने का एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड, आपको क्वेश्चन में स्लोप एंगल स्लोप दे रखा है कितना, 1 + √3 और अपॉन 1 - √3। स्लोप होता क्या है, टेन थीटा ही होता है ना। स्लोप तो टेन थीटा होता है अगर स्लोप एंगल थीटा है तो मैं कहता हूँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, आप 1 और √3 को 10 की फॉर्म में लिख दो। 1 को मैं क्या 1045 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। √3 को क्या 1060 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और नीचे वाले 1 को 1 लिखो, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, 10a + 10b/1 - 10a × 10b। √3 को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि 1045 तो क्या होता है बच्चों 1, और ये फॉर्मूला बन गया किसका, टेंजेंट a + p का, यानी कि टेंजेंट 105। तो स्लोप एंगल कितना आ गया बताओ, 105 आ गया क्या।
तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, बेसिक तरीके आपको हमेशा मैथमेटिक्स में बच्चों आने चाहिए। अब एक छोटी सी बात और, अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, तो मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवा दो, ए की आपको अननोन दिख रहा है, ए की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, ए स्क्वायर 48 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे बच्चों, स्ट्रेट लाइन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या बातें हैं, काफी सारी बातें यूज होगी इसमें, बट आसान है, मैं आपको सारा समझा दूंगा। ए बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, ए साइड क्या मतलब सारी साइड की लेंथ ए ही होगी, है ना, सारी साइड इक्वल होती है। स्क्वायर का नाम क्या है बच्चों, ओ ए बी सी, ओ क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ये ओ ओरिजिन है, और एक आपको जो है स्क्वायर बनाना है, क्या, ओ ए बी सी। अभी मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ पे ए लूँ कहाँ पे बी लूँ, अभी छोड़ दो, आगे बढ़ो। लाइन ओ ए जो है ना, ये जो ओ और ए लाइन होगी वो अक्यूट एंगल अल्फा बनाती है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो लाइन ओ ए बच्चों कुछ ऐसी होगी। अब तो मेरे को पता लग गया है ना, क्योंकि ये अक्यूट एंगल बना रही है किसके साथ बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ। तो अब एक लाइन पता लग गई, तो अब मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ स्क्वायर बनाने के लिए, है ना। अब तो मेरे को स्क्वायर पता ही है, अब तो मैं लगभग स्क्वायर जैसी शेप बना देता हूँ, हालांकि शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने आंसर पे, बट फिर भी देखने में डायग्राम सुंदर होना चाहिए। ये बच्चों मैंने स्क्वायर बना दिया, ओ ए बी और सी, समझ गए। ये मैंने क्या है, ओ ए बी सी एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। द इक्वेशंस ऑफ इट्स डायगोनल्स आर, देखो अब ध्यान से देखना, एक डायगोनल बच्चों ये है और एक डायगोनल ये है, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक डायगोनल बच्चों ऐसा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है, ये कैसे पता लगता है, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। इसमें देखो एक्स और वाई, इसके अलावा कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ये क्या है बच्चों, इट पासिस थ्रू ओरिजिन, इट पासिस थ्रू ओरिजिन। और आपको पता है ये जो स्क्वायर है बच्चों, इसके डायगोनल क्या होंगे, देखो ओ से लेके बी को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, और ए से लेके सी को, ये दो ही तो डायगोनल होंगे। इन दोनों डायगोनल में से ये जो इक्वेशन है ये किसकी है बताओ, ये ओबी की इक्वेशन है, मतलब कि ये जो डायगोनल लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ओबी लिखा हुआ है। तो फिर ये जो डायगोनल हो गया ये कौन सा हो गया, एसी। मतलब दो डायगोनल की पहचान करनी मैंने आपको बता दी कि कौन सा इसमें से ओबी है और कौन सा इसमें से एसी है। समझ आ गई इतनी बात, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से सुना बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में आपने अल्फा निकाल दिया ना, तो मतलब यूं मान लो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि अगर मैं अल्फा निकाल लूंगा तो साइड तो मेरे को क्या दे रखी है, ए दे ही रखी है। तो फिर आप ये बताओ, अगर आपने अल्फा निकाल दिया तो इस राइट ट्रायंगल को कंप्लीट करके यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के क्या आप इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं लिख दोगे, बिल्कुल लिख दूंगा मैं। तो कैसे लिखोगे बताओ, ये बेस होता है क्या, ए कोस थीटा, और ये क्या होता है बच्चों, ए साइन थीटा। तो मैं दोनों निकाल के और फिर इस ए पॉइंट को कहाँ पुट कर दूंगा, इस डायगोनल के अंदर, और वहां से बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरा टारगेट क्या है बच्चों, अब अपना जो टारगेट है मेन वो क्या है, अल्फा निकालना। अगर अल्फा निकल गया तो यूं समझो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, सब कुछ आपको आगे आता है। अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा जो है ना वो इस ओ ए लाइन का बच्चों स्लोप एंगल है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस, लेकिन मेरे को ओ ए की तो इक्वेशन वगैरह या कुछ पता ही नहीं है, स्लोप तो पता ही नहीं है ना। लेकिन आप ये बताओ, ओ बी जो डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं, ओ बी का स्लोप बता सकते हो क्या आप, स्लोप ऑफ ओ बी, स्लोप क्या होता है बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही तो होता है। माइनस को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 - √3, या इसको कह दो 1 + √3 अपॉन 1 - √3। बताओ ये हो गया क्या। तो ओबी का बच्चों स्लोप है, तो इसका मतलब स्लोप एंगल क्या हो गया, स्लोप एंगल किसका, ओबी का, है ना, ओबी की बात कर रहे हैं। 105 नहीं होगा क्या बताओ भाई, ये कहने का मतलब ये है जो ये ओबी लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है बताओ, 105 का बना रही है ना, कितना बना रही है बच्चों, 105। लेकिन ये डायगोनल, रेड वाला डायगोनल और ये लाइन बच्चों ये तो 45 होता है, मैंने बताया था डायगोनल उस साइड के साथ हमेशा 45 बनाता है, और ये कंप्लीट 105 है। तो अल्फा कितना हो गया, कंप्लीट 105 में से ये अंदर वाला 45 घटा दूं, 60 आ गया क्या, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बस इस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, इस ट्रायंगल की। अब क्या निकाल लो बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट निकाल लो, और ए के कोऑर्डिनेट को इस डायगोनल में पुट करके सेटिस्फाई करवा देना, वहां से आपकी स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट बता दो आप कैसे आएंगे, ये एंगल बच्चों कितना है, 60 डिग्री। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो क्या, पी। तो आप ये बताओ मेरे को, इन राइट ट्रायंगल ए पी ओ, इसके अंदर मैं सीधा भी लिख सकता हूँ ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, फिर भी अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों का तो मैं कोई बात नहीं, निकाल के दिखा देता हूँ। ए पी, है ना, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज मेरे को दे रखा है ना, ये 90 है, तो ए क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ए पी यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, थीटा है बच्चों यहाँ पे 60, तो √3/2, तो यहाँ से ए पी जो आ गई वो कितनी आ गई बताओ, ए √3/2। ए पी का मतलब ये ए पी आ गई, है ना, ठीक है। अच्छा ओ पी निकाल सकते हो, ओ पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा,
यानी कि हाफ। तो ओपी क्या आ गई बच्चों, a बाई 2 आ गई। अब आप मेरे को ये बता दो, ये रही ओपी यानी कि a बाई 2, और ये कितनी है √3a/2। तो क्या आप इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है इसकी परपेंडिकुलर बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर a/2, और हाइट कितनी है √3a/2, समझ गए। और अब ये पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ए लाई करता है किस पे, ऑन डायगोनल एसी के ऊपर। अब ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर चुके ना, एसी की इक्वेशन दे रखी है, ए पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो लास्ट में ए की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 4√3। तो ए स्क्वायर पूछा है आपसे, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, आंसर आ गया बच्चों कितना 48। देखो ज्योमेट्री का यूज करके सिंपल मैंने डायग्राम बना दिया और सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी किस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली समझा जा सकता है। अब आ जाओ बच्चों, ये अपना स्ट्रेट लाइन का टॉपिक खत्म हो गया है ना। अब हम सर्कल के ऊपर सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 के अप्रैल सेशन में, तो तीनों के तीनों मैं आपको सोल्व करा देता हूँ, ईजी है। छोटी छोटी बातें बच्चों पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी है, ये थ्योरम तो सारे बच्चे जानते हैं ना, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये नीचे वाली ट्रायंगल हमेशा क्या होती है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, देखो ये जो एपी लेंथ होती है और जो पीबी लेंथ होती है वो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। ओपी ओपी क्या होता है बच्चों, कॉमन होता है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। एंगल 3 और 4 बोल दो इसको, एंगल 3 और 4 क्या होता है बच्चों 90। तो बाय आर एच एस है ना, आर एच एस ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये नीचे वाली ट्रायंगल क्या होती है कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों इक्वल, सीपीसीटी से। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप सोच के देखो, फिर ये जो सेंटर है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर एक सर्कल किन्हीं भी दो लाइनों को टच करता है और वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है, तो इसका जो सेंटर होगा ना बच्चों, वो इस लाइन के जो ये दोनों लाइनें हैं, दोनों जो टेंजेंट है, इनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। एंगल बाइसेक्टर पे क्यों, क्योंकि ये दो एंगल बच्चों हमेशा क्या होते हैं इक्वल। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो फिर ये रेड वाली लाइन इस दो टेंजेंट का एंगल बाइसेक्टर नहीं कहलाएगी। समझ गए आप मेरी बात। तो बस मैं इतनी एक बात आपको बताना चाहता था। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर दो लाइनों की इक्वेशन हमें दे रखी हो तो उनका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखो ये L1 लाइन है, ये L2, और ये जो एंगल बाइसेक्टर कितने होते हैं बच्चों, दो होते हैं ना। जैसे एंगल बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हो, तो ये भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, इस एंगल को भी तो बाइसेक्ट कर सकता है ना। और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, जो B1 और B2 है, ठीक है। इनकी इक्वेशन कैसे निकलती है, मान लो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। मान लेते हैं एक लाइन है बच्चों x + y = 3, दूसरी लाइन है बच्चों ऐसी। इनकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी हो ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन लिखा करो, डिनोमिनेटर में x² और x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो, रूट लगा दो, प्लस माइनस। सेकंड लाइन की इक्वेशन लिखो और नीचे वही 1² + 1²। दो दो इक्वेशन आती है बच्चों, इसलिए प्लस माइनस के साइन आते हैं। एक B1 की हो जाएगी, एक B2 की हो जाएगी, वो अपने को भी कोई मतलब नहीं है। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना आपको आना चाहिए किन्हीं भी दो लाइनों की, है ना। उसके बाद बच्चों देखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो वही मैंने फॉर्मूला लगा के पुट कर दिया। एक बार प्लस का साइन कंसीडर करूंगा, एक बार माइनस का साइन। प्लस का साइन कंसीडर करूंगा तो बच्चों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी y = 0, और माइनस का साइन कंसीडर करूंगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी बच्चों x = 3 आ जाएगी, ठीक है। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सबसे मुश्किल क्वेश्चन मतलब क्यों लगा लो आप, सर्कल में यही लगेगा, बट समझाऊंगा मैं आपको तो सारा समझ आ जाएगा 100%। हाँ, एग्जाम के अंदर सोल्व करना फर्स्ट टाइम पे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को काफी डिफिकल्ट होता है, बट 25 के 25 क्वेश्चन तो हमें सोल्व भी नहीं करने ना, हमें तो 17 18 19 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन होंगे वो छोड़ने के लिए ही एग्जाम में आए होते हैं। द एब्सोल्यूट डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। एब्सोल्यूट मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। बिटवीन किस किस का डिफरेंस, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। मतलब दो सर्कल बनेंगे, एक की रेडियस मान लो है बच्चों स्मॉल r, एक की रेडियस है मान लो कैपिटल R, ठीक है। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंस निकालना है। लेकिन किसका डिफरेंस, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई, मतलब कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब आप समझ गए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, मतलब कि रेडियाई का स्क्वायर करो, उनका डिफरेंस निकालो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, है ना। मैंने मोड लगा दिया, ये पूछा गया है। वो दो सर्कल कहाँ से पास होते हैं, पासिंग थ्रू दी पॉइंट दिस। मतलब ये जो दो सर्कल है, मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो क्या है, ये हो गया बच्चों एक सर्कल, और ये हो गया मान लो कोई दूसरा सर्कल। ये अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो मैंने बता दिया दो है, उसमें से एक पॉइंट अपने को पता है ये वाला, ये पॉइंट बच्चों मान लेते हैं P है, और P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 9 - 9,4। अब ये कहता है ये दोनों सर्कल इस पॉइंट से तो पास होते हैं और टच करते हैं इन दोनों लाइनों को, मतलब कि
ये दोनों लाइनें इन दोनों सर्कल की टेंजेंट है, तो मतलब कि मैं ऐसा कर देता हूँ ना, एक टेंजेंट बना देता हूँ बच्चों जो इन दोनों सर्कल को टच करते हुए जाती है, क्योंकि दोनों सर्कल टच करते हैं इसको, देखो ये, और ये टेंजेंट बच्चों यहाँ से बना दो इन दोनों सर्कल की। अब आप बात समझ गए, ये डायग्राम है इस क्वेश्चन का। मैं आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी समझा सकता हूँ, बट इससे ज्यादा इजी पड़ेगा। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सिर्फ कि ये पहले तो ये देख लो कि टेंजेंट किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, ये भी जरूरी होगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो बहुत आसान है। y से y कट गया, 2x इक्वल टू 6, x कितना आ गया 3 और y कितना आ जाएगा 0। तो ये a पॉइंट बोल दो बच्चों इसको, है ना, इसको a बोल दो। ये कितना आ गया 3,0, यानी कि ये दोनों टेंजेंट जो है, ये वाली लाइन है मान लो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 3, किसी को कोई मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, देख लो स्लोप की प्रोडक्ट -1 है, बट मैंने डायग्राम रफ बनाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है, अच्छा बच्चों अब आपको निकालना क्या है, ये देखो इन दोनों सर्कल की, जो मैंने ये ब्लैक वाले सर्कल बनाए हैं, इन दोनों की आपको रेडियस निकालनी है। रेडियस निकल गया तो क्वेश्चन खत्म। एक बात बताओ, इन इन दोनों सर्कल के ऊपर ये पॉइंट तो पता ही है, अगर आप इस सर्कल का सेंटर निकाल लो और इस सर्कल का सेंटर निकाल लो, तो सेंटर की किसी पॉइंट से बच्चों डिस्टेंस जो है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही तो रेडियस होती होगी। जैसे मान लो ये सर्कल है, आपको सेंटर पता लग गया और ये पॉइंट भी पता है, तो ये डिस्टेंस ही तो इसकी रेडियस होगी। तो मेरा टारगेट क्या है बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर मेरा टारगेट है सिर्फ क्या फाइंड आउट करना बच्चों, सेंटर्स। अगर सेंटर्स निकल गया तो मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना। ये मेरा टारगेट है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। अब सेंटर कैसे निकालूंगा ये ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, ये दोनों सेंटर जो है ना वो कहाँ पे लाई करेंगे, अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। ये दोनों टेंजेंट है, तो इन टेंजेंट का जो ये एंगल बाइसेक्टर होगा ना बच्चों, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इनके ऊपर लाई करेंगे। समझ गए आप मेरी बात। और अभी मैंने आपको इक्वेशन निकाल के दिखाई थी इस एंगल बाइसेक्टर की, है ना। इक्वेशन क्या आई थी बताओ इसकी, एक तो आई थी वाई एक्सिस, यानी कि सॉरी एक्स एक्सिस आई थी, वाई इक्वल टू 0 और एक एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 0 और एक एक्स इज इक्वल टू 3। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें से कौन सी हम ले, एक लेनी है कौन सी लेनी है, ये बताओ। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये भी तो लाइज इसी पे लाई करता है ना, लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है ये पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है आप मेरे को बताओ, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है बताओ, ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है बच्चों। 3,0 पॉइंट होता है जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वहाँ पे वो पॉइंट कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे। और इन दोनों में से एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है बच्चों, ये है वाई इक्वल टू 0। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लोगे ना, वो क्या लोगे, वाई इक्वल टू 0 लोगे, ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस है ये। तो अब आपको बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों सेंटर है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। और एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं तो इनको कुछ मान लो, इसको मान लो a,0, इसको मान लो b,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, किसी भी पॉइंट का 0 होता है। और बस अब समझ लो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मैं क्या करूंगा, इसकी रेडियस देखो, ये बच्चों क्या है, रेडियस है मान लो, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो क्या है बच्चों, रेडियस है। अब मैं इन दोनों रेडियस को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। अब बताओ, रेडियस इक्वल टू रेडियस, एक रेडियस तो मैं कैसे निकालूंगा, एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से, है ना, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। एक रेडियस तो क्या है, इस सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से। आप ये कभी भी कंफ्यूज मत हो ना कि लाइन ऊपर वाली लें कि लाइन नीचे वाली ले, बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। पता है क्यों सेम आएगा, देखो मेरी बात सुनना। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, इसमें y कोऑर्डिनेट में तो डिफरेंस है प्लस और माइनस का, तो वो तो 0 ही होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एक कंसीडर करके चल रहा हूँ, और वहां से जो वैल्यू आएगी फिर मैं बताऊंगा उसको कैसे मैनेज करना है। एक रेडियस तो ऐसे, और एक रेडियस में कैसे निकालूंगा पता है, ये सेंटर है मान लो बच्चों क्या, C1 और ये C2, C1 की डिस्टेंस निकाल दूंगा ना P पॉइंट से, है ना, ये क्या है बच्चों, C1 की डिस्टेंस P से। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों रेडियस निकाल लूंगा, बट है तो दोनों रेडियस एक ही सर्कल की, इक्वल रख दूंगा, बस बात खत्म होगी। इसकी डिस्टेंस बता दो इस लाइन से कितनी होगी, x को a पुट करोगे, y को 0 और ये -3, और नीचे कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, बोर्ड लगा देता हूँ, इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूले वाली रेडियस बोलो, ये a प्लस 9 का होल स्क्वायर, और 0 और 4 का गैप तो 4 होता है, यानी कि 16। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें क्या लगाना पड़ेगा अपने को, रूट भी लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, स्क्वेयरिंग कर दो, बस स्क्वेयरिंग करते ही एक ही वैल्यू आ जाएगी। एक ही वैल्यू आ गई तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना। क्या आ जाएगा फिर बताओ, a-3 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2, और इधर क्या है बच्चों, इधर है ये a प्लस 9 का होल स्क्वायर और प्लस में 16। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इसका स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 18, ये आ जाएगा क्या, 9 2 18, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करें 2a² प्लस 18 टू जा 36 और ये आ गया कितना आपका 97, 97 का ट्वाइस करोगे 194। इसको उधर शिफ्ट कर दो, a² बच जाएगा, 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे, और 194 में से ये घटाओगे तो 185 बचेंगे, है ना। अब इसके फैक्टर इजीली बन जाएंगे, 185 इंटू 1, 5 से डिवाइड कर दो, 37 और 5, 37 और 5 से 42 बन जाता है, आपको पता है। तो a प्लस 37 और a प्लस क्या आ गया बच्चों 5। तो a की दो वैल्यू आ गई। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर a की दो वैल्यू कैसे आ सकती है, मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, ये सर्कल दो है लेकिन हम तो एक के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो एक ये जो दो वैल्यू आई है ना वो एक इसके लिए हो जाएगी, एक इसके लिए हो जाएगी। एक बात बताओ आप, यही काम अगर सेम काम आप इसके लिए करते, ए की जगह बी रख के करते, तब भी तो आप यही करते कि इसकी डिस्टेंस इस वाली लाइन से क्या होती बच्चों रेडियस, और ये भी डिस्टेंस क्या होती रेडियस। बताओ क्या फिर वहां से बी की ये दो वैल्यू नहीं आती, आती ना सेम बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, ये इनमें से जो दो वैल्यू है ना, एक को क्या मान लो ए मान लो और एक को क्या मान लो बी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी ए है और कौन सी बी है, ठीक है। जो बड़ी रेडियस आएगी उसके स्क्वायर में से मैं छोटी रेडियस का स्क्वायर क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, बस। अब मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बन गया, ये एक सर्कल है, ये पी पॉइंट था जहां से ये दोनों सर्कल पास होते हैं -9,4, और ये एक बच्चों इसका क्या है सेंटर है, एक सेंटर को मैंने -5,0 मान दिया और एक सेंटर को बच्चों में -37,0 मान लेता हूँ। इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, इसको मान लेता हूँ कैपिटल आर, और ये पॉइंट क्या था पी -9,4। तो बस आप दोनों रेडियस निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, बताओ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर ही लगा दो सीधा, है ना। -9 और -5 का गैप कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया 16, तो ये हो गया 32। कैपिटल आर का स्क्वायर बता दो, -27 और -9 का गैप कितना होता है 28 होता है, 28 का स्क्वायर प्लस 16 यानी कि 784 और प्लस 16 790। तो आपका आंसर क्या है बच्चों r² माइनस r² है ना, तो 790 में से 32 घटा दो, 700 कितना आएगा ये 58 आएगा, 790 क्यों यार 800 आएगा ना, सॉरी 800 आएगा। तो इसमें से 800 में से 32 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 768। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको आसानी से डायग्राम बना के ये क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करेंगे। कि ये जो दोनों पॉइंट है बच्चों, ये वाले पॉइंट, ये आप देखो डायरेक्ट भी देख सकते हो, तो ये ए पॉइंट कहाँ पे लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो इसी लाइन से तो बच्चों इसी लाइन के अंदर तो ये भी पॉइंट लाई करेंगे ना। तो अगर ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो ये जो सेंटर है ये भी तो किस पे लाई करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। इसको क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते थे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ कि सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से पास होता हो। बच्चों जो +1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है मान लो, वो यही तो सिखाया जाता है कि जनरल इक्वेशन सर्कल की मान लो और उसके अंदर 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के CFC की वैल्यू निकाल लो, और उनमें से एक तो क्या है ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पास होता है तो कॉन्स्टेंट टर्म तो क्या हो जाएगी 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें एक बार ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा के एफ और जी में इक्वेशन निकाल लो, एक बार ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा के एफ और जी में इक्वेशन निकाल लो, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, बन जाएगी। मतलब कोई मुश्किल नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये तो। अब एक तरीका मैं और बताता हूँ इसका। इसमें कहता है अगर ये 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और जिसकी रेडियस कितनी है r, तो इसकी वैल्यू बताओ। मतलब कहने का ये है पहले 3 पॉइंट से सर्कल की क्या निकाल लो बच्चों इक्वेशन, और उसमें चौथे पॉइंट को क्या करवा देना सेटिस्फाई करवा देना। या ये कह लो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है बच्चों कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम सर्कल, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा सकता था इफ दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो पहले जो तीनों पॉइंट नोन है जिनके बारे में अपने को पता है उनसे सर्कल की इक्वेशन निकाल लो, और इस पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई करवा देना क्योंकि ये भी सर्कल के ऊपर कह रहा है ये, ठीक है। के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई तो बच्चों ये सब कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन आ गई तो रेडियस भी आ जाएगा के भी आ जाएगा, सब कुछ खत्म, ठीक है। एक तरीका तो मैंने देखो बता ही दिया सर्कल की इक्वेशन निकालने का। दूसरा मेथड बच्चों, दूसरा मेथड किसका, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। ध्यान से सुनना अब मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मेरे को हमेशा ये डाउट रहता है कि जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, क्या बताऊँ उन तीनों पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट उसका डायमीटर बनता हो, और अगर डायमीटर बन गया तो बात ही बन जाएगी। बट मुझे नहीं पता अब कौन सा डायमीटर बनेगा, इसलिए मैं ना चेक कर देता हूँ। देखो इस पॉइंट को ए बोल दो, इसको बी बोल दो और इसको क्या बोल दो सी बोल दो, है ना। अब एक इसमें से मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा बनेगा, बट डाउट रहता है कि क्या पता बन जाए। जैसे ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन थे, क्या पता राइट ट्रायंगल बन जाए, बनी थी ना दोनों में, इसलिए मैं ये चेक करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ एक एक का स्लोप निकाल लो, ठीक है। एक एक का स्लोप निकालना, ए बी का स्लोप निकालो बच्चों, ए बी का तो कितना आएगा 5 -6 -1 -4, तो कितना आ गई -1/-5 यानी कि 1/5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बी सी का स्लोप निकालना, बी सी का
ये कितना होगा फिर 5 माइनस जीरो और -1 माइनस जीरो, तो ये कितना आ गया -5। आगे बढ़ने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट देखना, इनकी प्रोडक्ट बच्चों कितनी आ गई बोलो -1। और बच्चों जिन दो लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ गई तो यानी कि ए बी परपेंडिकुलर है पक्का बी सी के। अब देखो इसमें कॉमन पॉइंट क्या है बताओ, बी है ना, बी इसमें भी है, बी इसमें भी। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है बच्चों सर्कल की, कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल है ना, ये क्या होता है 90 होता है। ये एंगल क्या है बच्चों 90। अब ये बता दो ये 90 डिग्री है तो वर्टेक्स कौन सा है, ये ए है, बी है कि सी है, कौन कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है, तो कॉमन एंगल क्या है बच्चों बी, तो फिर यही तो होगा। देखो ये यही तो डायग्राम बनाएंगे ना कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो बस अब मेरे को समझ आ गई कि ए सी जो बनने वाला है ना, ये डायमीटर है इसका, ए सी क्या है बच्चों डायमीटर, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,6 और सी के कितने हैं बच्चों 0,0। तो अब डायमेट्रिक फॉर्म लगा के और मैं आसानी से कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता इतना दिमाग पेपर में नहीं लगेगा, इसलिए बेसिक मेथड बच्चों बेस्ट है वो कर दो, है ना। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा बच्चों के लिए ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिक फॉर्म में जानते हो ना, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, तो पहले x दो ब्रैकेट लिख दो x की, फिर प्लस y माइनस और y माइनस इक्वल टू 0, है ना। दोनों में से x के दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, एक बार 4 एक बार 0, एक बार 6 एक बार 0, और ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्र माइनस 4x और प्लस वाई स्क्र माइनस 6y इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। इसका सेंटर बोल दो बच्चों क्या आ गया, सेंटर तो मैं सीधा ही निकाल सकता था ना, मेरे को जरूरत ही नहीं थी, है ना। सेंटर तो यहीं से मिड पॉइंट ही आ जाता, तो क्या आ गया बच्चों बताओ 2,3, और रेडियस कितनी आ जाएगी फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो यानी कि रेडियस √13, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 13, क्योंकि मेरे को आर स्क्वायर चाहिए। अब बात किसकी रहेगी बताओ के की। अब बताओ ये जो पॉइंट है के कोमा, कौन सा पॉइंट था के कोमा 3 के, ये लाइज ऑन सर्कल, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0 पुट कर दो। x की जगह के, y की जगह बच्चों 3 के पुट करोगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर ना, और ये 4 के और ये 6 3 जा 18, ये आ गया 10 के स्क्वायर माइनस के कितने आ गए ये 22 के इक्वल टू 0, के कॉमन ले लो, है ना, तो 10 के माइनस 22 इक्वल टू 0। तो देखो के की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक बच्चों आ गई 22/10 यानी कि 11/5। लेकिन देखो के अगर 0 आएगा तो ये पॉइंट मान लो P है, के 0 अगर आ गया तो ये तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, बट 0 0 तो ऑलरेडी आपको दे ही रखा है ना बच्चों, 0 0 तो दे ही रखा है, इसका मतलब के 0 तो नहीं हो सकता। तो फिर एक दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा फिर के कोमा 3 के, तो फिर ये वाला के मानना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब के की वैल्यू अपने को क्या लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में बच्चों 11/5 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 0 लेने से तो ये पॉइंट ओरिजिन ही हो जाएगा, बट ओरिजिन तो अलग से पॉइंट था ना। तो और ये क्या लिख रखा है इसमें देखो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिख रखा है, इसका मतलब के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना, के नॉन जीरो है। अब आपको 10k प्लस आर स्क्वायर निकालना है, तो बच्चों फाइनल आंसर 10k प्लस आर स्क्वायर, 10 इंटू के प्लस आर स्क्वायर क्या था 13, तो ये कितना हो गया बताओ 22, 22 प्लस 13 यानी कि 35 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये तो ऐसे ही। अब बच्चों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ सारी बातें। अगर दो सर्कल बच्चों एक्सटर्नली टच करते हैं तो इन दोनों के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है बच्चों ये वाली, ये क्या होती है इन दोनों की रेडियस का समित होता है, इसकी रेडियस को जोड़ दो और इसकी रेडियस को जोड़ दो, है ना, तो वो सेंटर के बीच की क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। एक क्वेश्चन पहले ही मैं आपसे सोल्व करा लेता हूँ। अगर ये पॉइंट है, ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को बच्चों इस रेशियो में डिवाइड करता है। देखो रेशियो वाला क्वेश्चन तो बच्चा 10th क्लास में सीख जाता है, बस उसमें रेशियो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, है ना, 2:3, 1:5 ऐसे। इसमें रेशियो मैंने ये दे दिया, तो क्या बात होगी रेशियो तो कुछ भी दो, तो अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी सेक्शन फॉर्मूला से। बस ये रेशियो है बच्चों, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मतलब m1 है और ये क्या है बच्चों m2। तो सेक्शन फॉर्मूला से बिल्कुल आसानी से मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी, अल्फा निकाल दिया बीटा निकाल दिया। आपको बीटा में से अल्फा माइनस करके उसका स्क्वायर करना है, तो बताओ ये रहा बीटा ये रहा अल्फा, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 9/13। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का। लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3। देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, रेडियस 3 है, दैट टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों इसका डायग्राम कैसे होता है आपको पता है ना, अगर एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसकी जो रेडियस होती है, जो रेडियस होती है बच्चों वही, अगर ये रेडियस 3 है तो फिर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं ना। तो यानी कि C1 सर्कल की मेरे को पता लग गया ना C1 सर्कल क्या है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है ना। और एक सर्कल बच्चों और है फिर
C2 be the circle with center this that touches C1 externally। तो मतलब एक मैं C2 सर्कल बना देता हूँ। ये लो, ये बच्चों है C1 और ये बच्चों है क्या C2। इसका सेंटर भी पता है, इसका सेंटर भी पता है, तो लिख दो। इसका सेंटर तो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, हमने निकाल दिया डायग्राम बना के। और इसका सेंटर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा, इसका सेंटर पता है तो इसकी रेडियस भी पता है। ये रेडियस कितनी है बच्चों 3, और ये रेडियस मेरे को नहीं पता कैपिटल आर, बट मैं कैपिटल आर तो निकाल लूंगा। अब ये कहता है ये दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं अल्फा बीटा पे। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं अपने को, अल्फा बीटा। तो बस अल्फा बीटा दे रखे हैं तो ये वैल्यू निकाल लो, उसके बाद तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब बताओ, सब कुछ समझ आ गया। अब ये बताओ कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकालोगे। कैपिटल आर मेरे को ये बता दो आप, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है। C1 C2 रूट 1 प्लस 3 4 4 का स्क्वायर है ना, और ये 6 का स्क्वायर 36, यानी कि रूट 52। तो ये कितनी आ गई बच्चों 2 रूट 13 आ गई। 4 4 इंटू 13 होता है। तो ये अगर टोटल डिस्टेंस बच्चों 2 रूट 13 है, तो बताओ दोनों रेडियस का सम भी तो कितना होगा, फिर 2 रूट 13 होगा ना। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट 13 में से ये 3 माइनस कर दो। समझ गए मेरी बात। तो ये जो पी पॉइंट है, ये जो बच्चों पी पॉइंट है, इन इस C1 C2 डिस्टेंस को किस रेशो में बांटता है बताओ, स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर में। स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, कैपिटल आर की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो बताओ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, अभी तो मैंने निकाल के दिखाए थे। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे अल्फा बीटा, और मैंने वैल्यू क्या निकाली थी, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर निकाली थी मैंने 9/13। तो ये जो वैल्यू है बच्चों ये कितनी आई थी 9/13, और क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पे m/n, और m और n का जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF, वो 1 है। 1 ही है देख लो। तो m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। m प्लस n कितना हो गया 9 प्लस 13 22, और 22 बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने डायग्राम बना के बिल्कुल इजीली इसको सोल्व कर लिया।